साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि फैक्ट ही फैक्ट भरा है, प्रत्येक लाइन आपको रटना ही है। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो फैक्ट दिया है उसको थोड़ा बहुत समझते हुए और याद करते हुए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक, जो दूसरा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पढ़ने से पहले इतिहास के विभाजन को थोड़ा समझते हैं। तो इतिहास का विभाजन प्रागितिहास या प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री, दूसरा है आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है इतिहास। 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक है प्रागितिहास या प्राक इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है इतिहास में किया गया है। देखिए, अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी मनुष्य तो थे लेकिन उन्होंने कोई लिखित साक्ष्य नहीं रखा अपने जीवन के बारे में, वैसे काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है या उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद जो उपलब्ध लेख हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति में आप देखेंगे कि लेख तो मिलता है लेकिन हम लोग आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है और उसमें पूछा गया होगा कि हड़प्पा को किस काल में रखा जाता है। तो हड़प्पा आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। लेख मिलते हैं लेकिन आज तक हम लोग उससे पढ़ नहीं पाए हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और हम लोग उसे आज पढ़ते भी हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ संस्कृति हैं और उनके बर्तन के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो जो मालवा संस्कृति है उसके बर्तन जो थे काला तथा लाल थे। बुर्जहोम के धूसर, जोखे के लाल, दक्षिण नौपसाण का चमकीला धूसर बर्तन था और पूर्वी नौपसाण का भूरा लाल बर्तन हुआ करता था। मालवा का बर्तन कैसा था? तो काला तथा लाल था, बुर्जहोम का धूसर था, जोखे का लाल था और दक्षिणी नौपसाण का चमकीला धूसर था और पूर्वी नौपसाण का भूरा लाल था। ठीक है, इसको देखते रहिएगा और याद हो जाएगा धीरे धीरे देखते देखते। देखिए, यहाँ पे एक नोट में लिखा है, उस नोट को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। अब नाम और तिथियों के बारे में कुछ जानकारी मिलती हैं। देखिए, जो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको 3 वर्गों में हम लोग विभाजित करके देखते हैं। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल आप देखेंगे, उसके बाद मध्य पाषाण देखेंगे, नवपाषाण देखेंगे। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी पत्थरों के उपयोग के आधार पर इस काल का विभाजन किया गया है। तो जो पूरा पाषाण काल है यह 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के हैं। यानी जो पूरा पाषाण काल है, मानव के जो विकास का क्रम रहा है उसका 99% हिस्सा इसी काल में रहा है और इसे भी 3 वर्गों में पुनः बांट दिया गया है: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। इसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग जो 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार जो थे, यानी जो पत्थर के औजार थे, खास तौर पे बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो इस समय के जो औजार थे उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है या लघु पाषाण कहा गया है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के जो है मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। यहाँ पे
कुछ महत्वपूर्ण तिथि हैं उसको भी देख लेते हैं कि जो मध्य पाषाण है वह 12 से 10,000 वर्ष पहले है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ देखेंगे तो 12,000 वर्ष पहले हो चुका था। नौ पाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले से होता है। मेहरगढ़ की जो बस्ती है उसका आरंभ आज से 8,000 वर्ष पहले हुआ था। अब नौ पाषाण काल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो नौ पाषाण काल जो है इसकी शुरुआत 10,000 वर्ष पहले हुई थी। मैंने अभी ही आपको बताया जस्ट पहले पढ़ के। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी देखिए कई बार जो है ना शिकार को आखेटक लिखा हुआ मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है, शिकार को जो है आखेट भी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी की खास करके जो पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें आखेट का वर्णन किया गया है, न कि शिकार लिखा गया होगा। तो जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो मानव है उसकी जीविका का जो आधार है वह शिकार है। शिकार पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वह मनोरंजन के साधन के रूप में भी करते थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। तो यह पूछा जाता है बार बार कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का जो आविष्कार हुआ वह नौ पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। तो कुरनूल गुफा में आप याद रखिएगा कि राख के अभिलेख प्राप्त होते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति हैं वह नौ पाषाण काल में हुई हैं। अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति हैं वह नौ पाषाण काल में हुई तथा सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम जो औजार था वह कुल्हाड़ी था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ कुल्हाड़ी, तो यह कुल्हाड़ी मिला है अत्रिम्पक्कम से। ठीक है। कृषि का आविष्कार लगभग आज से 8,000 वर्ष पूर्व नौ पाषाण काल में हुआ था। तो कृषि कार्य कब शुरू किए गए थे, तो नौ पाषाण काल में शुरू किए गए थे। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में देखेंगे गेहूं पहली फसल थी एवं जौ थी। तो गेहूं और जौ सबसे पहले उपजाई गई थी या लगाई गई थी, जिसमें गेहूं पहले स्थान पे आता है। लेकिन वही उपयोग की दृष्टि से देखें, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज हुआ था वह अनाज चावल था। कृषि का प्रथम जो उदाहरण मिलता है वह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहुआ जो यूपी में है, इसका भी संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिलता है। स्वाभाविक बात है कि जब मनुष्य आखेटक यानी जो शिकार करता था, शिकारी था, तो किसी एक रीजन में शिकार कर रहा होगा तो या तो जो जानवर है वहाँ से भाग जाएंगे या जानवरों की संख्या कम हो जाएगी, तो उसे अपना जगह परिवर्तन करना पड़ता, चेंज करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। तो इसलिए उनका जीवन घुमंतु रहा होगा। लेकिन जब वे कृषि करने लगेंगे तो जहाँ खेत होगा वहाँ तो वह रहेंगे ही रहेंगे, अपना जहाँ वे वनस्पति लगाएंगे वहाँ तो वह रहेंगे, उसकी देखरेख तो करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब मेहरगढ़ में कृषि होना शुरू होता है तो अब लोग जो है वहाँ पे रहने लगेंगे। अब धीरे धीरे यहाँ से शुरू हो जाएगा कॉलोनी बनना, और धीरे धीरे मतलब कॉलोनी बनते बनते आगे जनपद, राष्ट्र, मतलब बहुत आगे निकल जाएंगे लोग, हम लोग ये अभी यहीं पे देखते हैं। मतलब इतना समझना है हमें कि अस्थाई जीवन हो गया, कृषि की वजह से जीवन अस्थाई हो गया। तो मेहरगढ़ में चूँकि कृषि हुई थी तो सबसे पहले जो अस्थाई जीवन का साक्ष्य है वह भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। मेहरगढ़ में ही देखेंगे आपकी कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक जो हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में भारतीय पूरा पाषाणकालीन इतिहास के पितामह कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा। भारत में मध्य पाषाणकाल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाणकाल से ही प्राप्त होते हैं। तो जो मानव के अस्थिपंजर हैं वह भी मध्य पाषाणकाल में ही प्राप्त होते हैं।
भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष लगभग पहले हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है वह मोहनजोदड़ो था, जिसकी मतलब ये जो शब्द है मोहनजोदड़ो, ये सिंधी भाषा में इसका अर्थ जो है वह मृतकों का टीला है। एक इमाम गांव है, इमाम गांव ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथिक युग का एक बहुत बड़ा बस्ती है और इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इमाम गांव जो गोदावरी साइड है ना, महाराष्ट्र, उस साइड में पड़ता है इमाम गांव। और ये ताम्रपाषाण युग का जो मतलब ये बस्ती जो है ताम्रपाषाण कालीन है और ये जोरवे संस्कृति से बिलोंग करता है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में जीवाश्म का प्रमाण मिले हैं। शिवालिक जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है इंडिया का, वो शिवालिक रेंज में आता है और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से प्रमाण मिले हैं जीवाश्म का। इसके अलावा 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज की। शैल मतलब का पत्थर पे बनाए गए चित्रों की खोज किसने की थी? आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलस्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, ठीक है, तो यह जो है पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के जो समय हैं उनके बीच का माना जाता है। यानी पूरा पाषाण काल से यहाँ पे आदि मानव रहना शुरू करते हैं और मध्य पाषाण काल तक आदि मानव इसमें निवास करते हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह कहाँ है? भीमबेटका कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह अब्दुल्लागंज शहर के पास जो रातापानी वन जीव अभ्यारण्य है उसके अंदर स्थित है, जो विंध्य श्रेणी जो है विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज देखेंगे आप तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी, ठीक है, 1957-58 में भीमबेटका। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम भी बदलकर अब जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर कर दिया गया है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल जो है मंडल ने 19 अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला जो प्रमाण है वह नर्मदा घाटी में मिलता है। एक नोट दिया हुआ है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हम लोग ऐसे ही एक एक टॉपिक करके पूरा लेसन पढ़ेंगे। आप साथ बने रहें। आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। दोबारा जब भी आप इसे देखें तो आप उसे अपना स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा और उसको रिपीट करते रहिए बार बार, ये आपको याद हो जाएगा। फिर एक बार मैं आपको अंत में धन्यवाद बोलना चाहूँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।